हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोगों की जो सिलेक्शन की सीरीज चल रही है, आज उसकी अगली क्लास होने वाली है। आज हम लोग बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। दिया है आपका पहला प्रश्न, एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40% पंखे के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। चलो भैया देखो, दिया क्या किसका है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 40%, सेलिंग प्राइस का 40%, पंखे के क्रय मूल्य के 4/5, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस के 4/5 के बराबर है, यही तो कह रहा है ना। अब हम इसको सरल किए तो ये आएगा 2/5, ये 5 से 5 खत्म हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एसपी के बगल में 1 है, सीपी के बगल में 2 है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 2 हो जाएगा, और कास्ट प्राइस आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब यदि आप 1 रुपए में कोई चीज खरीद के 2 रुपये में बेच देंगे तो लाभ होगा ना जी। लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेचेंगे तो लाभ 1 रुपया का, खरीदे कितने में थे, 1 गुणे में 100। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। लाभ कितने का कमाएंगे हम, 1 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा 1, गुणे में हो गया 100। सरल करने पे आपका आंसर आ गया 100%। इस प्रश्न का आंसर हो गया 100%, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दिया है अगला प्रश्न, देखो बच्चा ईमानदारी से लगे रहो, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलो, आज का अगला प्रश्न दिया आपका, ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में, ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कहा क्या, यदि वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, 4 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, और फिर ए कार्य छोड़कर चला गया, तो जो छोड़कर चला गया उसको भी आप छोड़ दीजिए, शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। अब जरा बताओ बच्चा, ए कितने समय में कर सकता है, ए कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, यही तो दिया है ना। अब इनके लिए क्या काम करते हैं, इन दोनों से मिलता हुआ एक कोई काम मान लेते हैं जो इन सब से कट जाए। तो बात है ये, अच्छा ये बताओ, ये 16 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, इनसे कटने वाली संख्या एलसीएम होती जो कि आएगी 48। मान लीजिए आपको 48 काम करना है, या मान लीजिए आपको 48 रुपया कमाना है, काम को मैंने बताया, आप रुपया मान लीजिए कि आपको 48 रुपए कमाने का काम करना है, बस किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। अब कैसे करेंगे, देखो अगर ये 16 दिन में 48 रुपया कमाना चाहता है तो इसको हर दिन 3 रुपया कमाना पड़ेगा। ये 48 रुपया कमाएगा 12 दिन में, तो हर दिन इसको 4 रुपया कमाना पड़ेगा। ये क्या समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा भैया वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किए। अच्छा बताओ, अगर ये दोनों एक दिन मिल के साथ काम कर लेते हैं तो 4 3 कितना कमाएंगे, 7 रुपया कमाएंगे। और अगर 4 दिन ऐसे मिलके काम कर ले तो 7 चौके 28 रुपया कमा लेंगे, यानी मुझे 28 रुपया मिल चुका है। 48 रुपया कमाना है टोटल काम, 28 रुपया मुझे मिल चुका है। आप जरा ये बताओ, अब क्या कहा, ए छोड़कर चला गया, चला गया तो अब ये बताइए कितना रह गया कमाने के लिए। 48 रुपये में 28 रुपया तो कमा लिए हम लोग, 48 में 28 घटा लिए, अभी मुझे कमाना है 20 रुपया और कमाना है। ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो अच्छा ये बताओ, बी एक दिन करता है तो 4 रुपया पाता है, तो 20 रुपया पाने के लिए उसको 5 दिन तो और काम करना पड़ेगा ना। कितना दिन बाबू, 5 दिन और काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 5 दिन इसको अभी और लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। चले देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, अंकित मूल्य का 25%, भैया अंकित मूल्य का 25%
क्रय मूल्य के 40% के बराबर है, अंकित मूल्य का 25%, क्रय मूल्य के 40% के बराबर है। यदि कोई बट्टा न दिया जाए, बट्टा न दिया जाए मतलब अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब समझो भैया, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, एमआरपी का 25%, एमआरपी का 25%, क्रय मूल्य यानी सीपी के 40% के बराबर है। 100 से 100 बराबर है, यानी 100 से 100 खत्म हो गया। 5 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 8 बार में, तो एमआरपी क्या हो जाएगी बच्चा? देखो, जिसके बगल में जो रहता है वो नहीं मान रखता है, वो किसका मान रखेगा? पड़ोसी वाला। तो सीधी सी बात है, कोई अपना मान नहीं रखता है, अपनी चीज नहीं पसंद आएगी, दूसरके वाला पसंद आएगा। तो एमआरपी हो जाएगी, एमआरपी हो जाएगी 8 रुपए, तो सीपी हो जाएगा 5 रुपए, यानी 5 रुपया खरीदे थे, 8 रुपया लिखे हैं। कह रहा है कोई बट्टा ना दिया जाए, मतलब 5 रुपए का सामान 8 रुपये में बेचेंगे, तो लाभ कितना कमा रहे बच्चा? लाभ कमा रहे 3 रुपए, लेकिन यही लाभ प्रतिशत में बदलना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी, गुणे में हो गया 100, हम सरल करेंगे तो 20 यही 60%, 60% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चले देखें अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखो, हम लोग बहुत तेजी से पढ़ नहीं रहे, हम लोग बहुत आसान से आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो ये क्लास अपने यार मित्रों के साथ आप शेयर करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया है बच्चा। एक चीज इसमें समझना भैया, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है ना। इसमें देखो दिया है, एक के आगे जो लिखा गया ये होगा 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा ये कितना भैया? 100 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी होगा ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा? 100 फैक्टोरियल को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? एक चीज समझिए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, अगर ऐसी संख्या मिल जाए मुझे भाज्य के रूप में, तो शेषफल 0 बचता है, यानी कुछ भी नहीं कट जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान तो समझिए, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 मान आएगा। 2 फैक्टोरियल में क्या 8 मिलेगा? 1 फैक्टोरियल में 8 तो मिलेगा नहीं। 1 फैक्टोरियल में शेषफल जब 8 से हम भाग करेंगे, कह नहीं रहा इसमें, यानी इन सब में पूरे में 8 से भाग करना है। 8 से भाग करने का मतलब 1 फैक्टोरियल में 8 से भाग होगा, 2 में 8 से भाग होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, ऐसे करके जाएंगे। अब जरा बताओ, क्या 1 फैक्टोरियल में 8 मिलेगा? 1 फैक्टोरियल में सिर्फ 1 मिलेगा। 2 फैक्टोरियल में क्या मिलेगा? 2 एकम 2, यानी 2 फैक्टोरियल मिलेगा, 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2 मिलेगा। 3 फैक्टोरियल में क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, अच्छा एकम 6 मिलेगा। 4 फैक्टोरियल में देखो मिलेगा 4 तिहाई, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा बच्चा? 2 मिलेगा ना, इसमें एक देखो, इसमें 8 मिल गया ना, तो 4 फैक्टोरियल में 4 3 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसे करके अब जितना भी हम आगे जाएंगे उन सभी में 8 गुणज के रूप में मिलता जाएगा, क्योंकि अब सभी में पक्की बात यह है कि जब 4 फैक्टोरियल से आगे जैसे जाएंगे, 4 फैक्टोरियल को लेके जब आगे जाएंगे तो सभी में 8 मिलना शुरू हो जाएगा। तो 100 तक जब देखेंगे तो 100 तक 8 मिलेगा। तो देखिए यहां तक जो बच्चा 4 फैक्टोरियल का मान यहां तक है, इन सभी में 8 हमारा मौजूद होगा। जब इनमें हम 8 से भाग करने चलेंगे तो हमको शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, 0 शेषफल मिलेगा। तो शेषफल मिलेगा कहां से? यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, अब इसमें 6 में, 2 में, 1 में अलग अलग भाग करने, अब मिला के भाग कर लेते, जोड़ देते, तो 6 दूनी क्या 6 दो क्या हो गया 8, 8 एक हो गया 9, यानी जब 9 में हम 8 से भाग करेंगे बच्चा, ये तो कट गया, चाहे जो भी रहा होगा कट जाएगा, यही बचा हुआ है, यानी इसको जोड़ लेंगे तो 6 2 8 1 9। जब हम 9 में 8 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर, आपका शेषफल 1 मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। चले बच्चा देखिए अगला प्रश्न, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चा, दिया है ए मार्च में अन्य प्रत्येक महीनों की तुलना में
तुलना में दोगुना कमाता है तो मार्च में उसकी आय और वार्षिक आय का अनुपात। अब बताओ भैया, ए जो है मार्च में अन्य महीनों की अपेक्षा, यानी अन्य महीनों की अपेक्षा मार्च में, मार्च मतलब जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च को छोड़ दिया अप्रैल हो गया, ऐसे करके दिसंबर तक, इन सब में जो प्रत्येक महीने में कमा रहा है उसका जस्ट दोगुना कमाता है मार्च के महीने में। इसका मतलब यदि इन सब महीनों में एक्स कमाएगा तो इसमें कितना कमाएगा, 2x। साल भर की बात कह रहा है, साल भर की बात कह रहा है, तो साल भर की बात कह रहा है वार्षिक आय। साल भर में होता 12 महीने, अगर एक महीना 2x कमाया, एक महीना 2 कमाया, तो बाकी के महीने में 1-1 कमाया होगा, तो कितना कमाया होगा बाकी के महीने में, समझिए बाकी के महीने में अगर 1-1 रुपया कमाया होगा तो 11 महीने में 11 रुपया कमाया, और इस एक महीने में 2 रुपया कमाया। तो ये बताइए मार्च में 2 रुपया और बाकी के 11 महीने में 11 रुपया कह रहा है वार्षिक आय, यानी उसकी आय मार्च में, उसकी आय तथा वार्षिक आय, मार्च में उसकी आय है 2 तथा वार्षिक आय कितना हो जाएगी, 11 महीने की 11 रुपया और मार्च का 2 रुपया, तो 11 2 कितना हो गया, 13। तो आपका आंसर हो गया 2:13। मार्च के महीने की आय तथा वार्षिक आय का जो रेशियो आएगा 2:13। ऑप्शन नंबर डी 2:13, क्योंकि मार्च में अन्य की अपेक्षा दोगुना कमा रहा है। अन्य में अगर 1-1 कमाया तो मार्च में 2 रुपया कमाया होगा। 11 महीने ये हो गया, एक महीने टोटल 12 महीने कंप्लीट, साल भर में 13 कमाएगा, मार्च महीने में 2, यही पूछा था 2:13 आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। दिया है अगला प्रश्न बच्चा, हाँ देखो दिया है, क्या दिया है, श्याम गोपाल तथा मधुर, श्याम गोपाल तथा मधुर एक व्यापार में 3 साझेदार हैं तथा उनकी पूंजियां क्रमशः 4,000, 8,000 तथा 6,000 है। श्याम को व्यापार संभालने के लिए कुल लाभ में से 20% मिलता है तथा शेष लाभ को तीनों निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। वर्ष के अंत में श्याम का लाभांश गोपाल तथा मधुर के कुल लाभांश से 2,200 रुपये कम हो तो मधुर का लाभांश बताइए। अब पहले ये बताइए इनमें जो पूंजी है, पूंजी का रेशियो क्या है, देखो 4,000 है, 8,000 है, फिर आपका दे रखा है 6,000 है। इनकी पूंजी का यदि अनुपात निकालने हम चलेंगे तो इन अनुपात के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो तो खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज और समझिए, कह रहा है कि इनकी जो पैसा मिला था लास्ट में 20% तो श्याम रख लेगा, बाकी जो बचेगा 80% उन सब में बांटेंगे। बांटने के बाद श्याम का लाभांश इन दोनों से 22 रुपया कम होना चाहिए। समझो, अगर हम क्या करें, इसको भी काट दें, समझिए अगर हम इसको ये वाला जीरो भी हम काट देते हैं सभी में का, तो देखो आ गया 4, 8 और 6, यानी 8 4 12, 12 6 18। अगर 18 का हम 20% निकालेंगे, समझिए अगर 18 का हम 20% निकालेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो दशमलव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। जब दशमलव में आने लग रहा है, एक काम करते दशमलव में ना लाए, इसके लिए जो हमने काटा हुआ है उसको हम नहीं लेंगे, जो हमने काट रखा है उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, समझिए दशमलव में ना आए उसके लिए क्या कैसे बच सकते हैं, हम बच सकते हैं ऐसे, ये दिया है 4,000, ये दिया है 8,000, ये दिया है 6,000। ठीक है बच्चा, अब क्या करते हैं, हम कुछ छोटा करेंगे लेकिन पूरी तरीके से छोटा नहीं करेंगे। तो कैसे भैया, हम सिर्फ 2 जीरो काट देते हैं, बस 2 जीरो काटे तो हो गया 40, 80, 60, यानी 8 4 12, 12 6 18, टोटल हो गया भैया 180 रुपया। क्लियर हो गया ना, 180 भाई, 8 6 14, 14 4 18, यानी 180 रुपये हो गया। अब इसमें कह रहा 180 रुपया उनकी पूंजी का अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है, तो श्याम को व्यापार संभालने के लिए कुल लाभ में से 20% मिलता है। आपको पता होना चाहिए जो लाभ बढ़ता है वो पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। जो लाभ बढ़ता है किसके अनुपात में, पूंजी के अनुपात। इसका मतलब यही आप मान लीजिए लाभ है, मान लीजिए 180 रुपया लाभ था, तो 180 रुपया में 20%, 180 रुपया में 20% उसको मिलता है व्यापार संभालने के लिए शाम को, तो 20% का मतलब हो गया 18 दूनी 36 रुपया मिल गया इसको। क्लियर है ना, कितना मिल गया भैया, 36 रुपया इसको मिल गया। अब क्या करें, देखो 36 रुपया इनको मिला, कितना बचा हुआ है,
अभी अब क्या कह रहा है 20% मिल गया। शेष लाभ को तीनों निवेश की गई पूंजी के अनुपात बांट लेते हैं, तीनों की पूंजी के अनुपात बांट लेते हैं। अच्छा ये बताओ अभी इनके पास बचा कितना है, 180 में हमने 180 भैया हमने कितना दे दिया है, 180 में हमने इनको दे दिया भाई, यहाँ पे था 8000 ना, हाँ 180 में हमने कितना दे दिया इनको, 36 दे दिया। अभी बचा कितना है हमारे पास, 36 हमने दे दिया, बचा कितना है, तो हो गया ये 4, 7 में 3 गया 8, 3 गया 4, यानी 144 रुपया भी बचा हुआ। क्या क्लियर है? अब 144 रुपये में क्या किया गया, इसको उनकी पूंजी के निवेश के अनुपात बांट दिया गया। पूंजी के निवेश के अनुपात बांटेंगे तो अच्छा जरा ये बताओ ए का हिस्सा कितना है, 180 में 180 में ए का हिस्सा 40 है, तो 144 में क्या होगा, 144 में क्या होगा, 0 0 खत्म, 18 144, 8 चौके 32, तो इनको 32 और मिल गया। किसको मिल गया भैया, किसको मिल गया इसमें, ये पहला वाला श्याम को मिल गया ना। तो श्याम का टोटल हिस्सा कितना आया, देखो श्याम का हिस्सा आया 36 प्लस 32, टोटल हिस्सा हो गया 6 2 8 और 3 3 6, 68 इनका हिस्सा मिल गया। तो बाकी बचा किसको मिलेगा, बाकी बचा किसको मिलेगा, बी और सी, बी और सी यानी है कौन, तो गोपाल और मधुर को। तो गोपाल और मधुर को मिलेगा कितना, 180 में हम घटा लेते हैं 68, घटा लिए तो मिला कितना, यहाँ आया 2, यहाँ आया 7 में 6 गया 1 और 112 मिला। अब ये बताओ इन दोनों में लाभ का अंतर क्या हो जाएगा, ये तो 2 जगह से पाया, श्याम 2 जगह से पाया, एक 20% वाला और इसमें हिस्सा पा गया, यही ना। और इसके बताइए दोनों में अब अंतर क्या मिल रहा है, दोनों में तो देखो मिल रहा है 112 में 68 घटा देते हैं, 112 में हम 68 घटा देंगे तो आए कितना, देखो 30 32, 30 2 32, 32 12 हो गया 44, अंतर कितना का मिला, 44 का अंतर मिल रहा है। और यहाँ अंतर मिल रहा है 2200 का, तो 44 का मान बराबर किसके, 2200 के हो गया। तो एक का मान हो जाएगा 50, एक का मान कितना हो गया बच्चा, 50। तो पूछा किसका है, तो लाभांश में मधुर का हिस्सा कितना होगा, तो मधुर यानी यम का, मधुर का हिस्सा कितना भैया, मधुर कितना हिस्सा है, 60 है, तो 60 का 50 में गुणा करेंगे 3000 रुपये, मधुर का जो हिस्सा आ गया वो बच्चा 3000 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये पार्टनरशिप साझे का प्रश्न है, ठीक है ना। हमने उनकी पूंजी को मान लिया क्योंकि पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता, हमने पूरा नहीं काटा, आप कम तक काटिए, ऐसा काटिए कि कटने के लायक 20% भी निकालना है हमको, ऐसा काटिए कि मान दशमलव में ना आए। तो हमने सिर्फ उसके 180 पे लाके छोड़ दिया, बाकी 36 हमने इसको श्याम को यहाँ दे दिया 20% रख रखाव के लिए, बाकी टोटल 180 में श्याम का हिस्सा 40 है, तो जो बचा हुआ 144 उसमें कितना हिस्सा होगा, हमने 32 और दे दिया, तो श्याम को मिला 36 32 68, बाकी बचा कितना मिलेगा उन दोनों को, गोपाल और मधुर को, इनका अंतर मिला कितने का, 44 का अंतर। और यहाँ पे सवाल में दिया कितना 2200 का अंतर, 44 का मान 2200 के, एक का मान हो गया 50 के, तो पूछा है मधुर का हिस्सा 60 है, तो 60 का 50 में गुणा किए 3000 रुपया मधुर का हिस्सा हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चले भैया चलो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए तथा 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। कितने मित्र हैं भैया, कितने मित्र, 12 मित्र, इनका जो औसत खर्च है ये तो मुझे पता नहीं, इनका औसत जो खर्च है, औसत खर्च मान लेते हैं हम, कुछ रहा होगा, औसत खर्च ए रहा होगा। अब क्या कह रहा है, औसत क्या रहा होगा, ए रहा होगा। 11 मित्रों में से प्रत्येक ने 19 रुपया खर्च किया। अच्छा बताइए अगर 11 रुपये में प्रत्येक ने 19 खर्चा किया तो टोटल खर्चा 11 गुणे 19 हो जाएगा। 12वें ने औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया, जो 12वां था उसने औसत से 11 रुपये कम खर्च किया, यानी 11 का खर्च ये है, 12वें खर्च ये है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 12 का खर्चा हो जाएगा। ये टोटल हो गया योग
और औसत कितना है आपने माना a, और संख्या कितनी बच्चा 12, यानी ये फार्मूला लग गया औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि 12 लोगों का हमने औसत मान रखा a, 11 ने प्रत्येक ने 19 खर्चा किया और 12वें ने औसत से 11 कम खर्चा किया, तो टोटल यही तो खर्चा हो जाएगा, 11 किए 12 किए, संख्या 12 औसत a। हम इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 12a बराबर 11 19 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 209 प्लस में a, 209 प्लस में -11, a इधर आएगा तो इधर आके घट गया, 12 में से 1 घट गया तो आए कितना बच्चा 11a बराबर 209 में 11 घटा देंगे तो आएगा 9 ये 2 ये यानी 198 आएगा। क्या क्लियर है ना? अब इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 11 कम 11 बचा कितना 8, 11 थे 88, ए की वैल्यू आ गई 18। ये ए कौन है बच्चा? ए कौन है? क्या पूछा? इनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। ये औसत है ना, कुल कितने लोग हैं 12, खर्चा किए 18 के हिसाब से, टोटल खर्चा कितना हो गया? तो 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 3 21, 216 रुपया टोटल खर्चा हो गया। 216 रुपये ये खर्चा करेंगी। क्या ठीक है भाई? 12 मित्रों का औसत हमने मान लिया, क्योंकि 12वें मित्र ने इनके औसत से 11 कम खर्चा किया। 11 का तो मुझे पता हो नहीं सुना इस खर्चे के, तो 11 का खर्चा हो गया, ये 12वें का खर्चा हो गया, टोटल जोड़ देंगे तो 12 का योग बटे संख्या बराबर किसके होता? औसत की। 12 लोग हैं, औसत हमने ये पहले से मान रखा है। सरल करने पे आ गया औसत आपका 18, तो 12 लोगों का औसत 18 आ गया, तो टोटल खर्चा 216 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 3 4 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बच्चा जरा ये बताओ, 3 4 5 और 8 से कटने वाली संख्या होती क्या है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर हम इसका निकालने चलेंगे तो देखो 3 4 5 8, इसका जो एलसीएम आने वाला कितना है भैया? 120। इसका पहले एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन इसको गुणनखंड में तोड़ लेते। कैसे? देखो 3 से पहले 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटे 3 नहीं कटा, 2 कम 2, 5 नहीं कटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे 3 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, 1 हो गया, 3 से काटे 3 कम 3, 5 नहीं कटा, 5 से काटे 5 कम 5। इसका गुणनखंड यदि हम निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर हो गया गुणे में 3 गुणे में 5, यही ना? गुणा कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 5 120, इसका एलसीएम तो आएगा 120। लेकिन कह क्या रहा है? क्या जो आया ये 120, क्या जो 120 आ रहा है एक वर्ग संख्या है? क्यों कह नहीं रहा इन सब से कटने वाली संख्या? कटती कौन है? लासा। तो क्या ये जो आया 120 क्या कटने वाली संख्या है? कटने वाली संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्ण वर्ग है? क्या पूर्ण वर्ग चाहिए? पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो अब एक काम करिए, आपको जोड़ा बनाना है तो जिसका जोड़ा ना बना हो उसी का अपने आप से गुणा कर दीजिए। जैसे इसका तो जोड़ा तैयार हुआ है, इस 2 का नहीं बना हुआ तो 1 2 का गुणा करेंगे, एक 3 का नहीं बना हुआ तो 3 गुणा करेंगे, इस 5 का नहीं बना हुआ तो इस 5 गुणा करेंगे। तो सभी का जोड़ा बन गया। तो हमने कितने गुणा किया? 5 3 15 दूनी 30 का, जब हमने 30 में गुणा किया तो 30 का यहाँ भी गुणा हो गया, तो 12 3 36 हो गया, 2 0 लग गया, 3600। 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका बच्चा? तो 60 का ये वर्ग है। ठीक है ना? जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा चाहिए, जो इन सब से कट जाए। इन सब से कटने वाली संख्या तो 120 मिल ही चुकी थी, लेकिन वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आप चेक करिए जोड़ा, किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो जिसका नहीं बन रहा उसका हमने अपने आप से गुणा कर दिया, वो गुणनफल में भी वही गुणा करिए तो आपका आंसर पता चल जाएगा। पता चला इसमें होता है घन संख्या बताइए, तो घन संख्या बनाने के लिए आपको 3 3 का बनाना पड़ेगा पेयर, यही ना? 3 3 का बनाएंगे आप लोग। क्लियर है भाई? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात दिया है। आदमी कमाता है, अगर आदमी कमाता है तो या तो खर्चा करेगा या तो बचाएगा। दो ही चीजें होती हैं, या तो व्यय करेगा या तो बचाएगा। इनमें दिया है व्यय और बचत का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:1।
तो ये बताइए दोनों को भी मैंने बताया जोड़ लेंगे तो आएगा क्या 6, यानी उसकी आय ही 6 है। क्लियर है ना। अब एक काम कर, तो आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, आय में 25% वृद्धि हो जाती है। इसके लिए काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 500, इसको मान लेते हैं 100, तो ये हो गया भैया 600। आय बढ़ गई कितना, आय बढ़ गई 25%, 125% हो गया। हम निकाल लेते हैं क्या आएगा, निकाल लेंगे तो आएगा 25 के 150 यानी 750। अब उसकी आमदनी कितना हो गई 750 हो गई, तथा बचत में 15% वृद्धि हो गई। तो जो 100 रुपया बचा रहा था 15% बढ़ गया 115 हो गया, तो साल की 115 आ गया। तो आप क्या कह रहे हो, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो अब व्यय क्या होगा जरा बताओ, 750 में 115 घटा देंगे, 750 में 115, क्योंकि आप 750 कमा रहे हैं 115 बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर दी भैया, कितना खर्च कर दिए, घटा दे इसको, चलो घटा देते। इसमें आया 35 और ये 6 में 7 में से गया 6, कितना गया भैया 635। पहले कितना व्यय था 500, अब कितना है 635। व्यय में फिर से वृद्धि बती, कितना बढ़ा ये, कितना बढ़ रहा, तो 135 बढ़ रहा। कहाँ से 500 में, गुणे में क्या लगाएंगे 100, क्योंकि पूछा है आपसे प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो आप सरल करेंगे तो 500 में 135 बढ़ा, अब इसको सरल किए तो 5 दूनी 10, अब 5 7 35, आपका आंसर हो गया 27%। इस प्रश्न में ऑप्शन तो नहीं दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 27%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चले देखें, इस प्रश्न का आंसर हो गया 27% बच्चा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग, अगला प्रश्न दिया है, एक बाथ टब को ठंडे पानी का पाइप 10 मिनट में भर सकता है तथा गर्म पानी का पाइप इसे 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है और इतने समय के बाद लौटता है कि जब बाथ टब को भर जाना चाहिए था। वापस आने के बाद वह देखता है कि एक अन्य निकास पाइप भी खुला रह गया था। अब वह इस निकास पाइप को बंद कर देता है तथा बाथ टब को भरने में 4 मिनट का समय और लगता है। तो बताइए कि निकास पाइप अकेले भरे हुए बाथ टब को कितने समय में खाली कर सकता है। आप पहले समझो, सवाल समझ में आया ना। कह रहा एक बाथ टब है, नहाने वाला टब है, 2 नल लगे हुए, एक 10 मिनट भरता है, दूसरा 12 मिनट भरता है, सॉरी 15 मिनट भरता है। क्या कहा, एक आदमी ने दोनों को खोल दिया और खोल के चला गया और इतने समय बाद लौटा, जब टब को भर जाना चाहिए था उतने समय पे लौटा तो देखा एक दूसरा तीसरा नल खुला था नीचे और वो पानी को खाली कर रहा था। उसने तुरंत उसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद भी उसके बाद 4 मिनट का समय और लगा। एक काम कर लेते हैं, जो भर सकते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में भर सकते हैं, यही ना। देखो भैया कैसे भर सकते हैं, भर सकते हैं, पहला वाला भर सकता है 10 मिनट में, ठीक है ना, और दूसरा वाला भर सकता है 15 मिनट में। हम मान लेते हैं इन लोगों के हिसाब से कोई काम जो इन दोनों से कट जाए, तो 10 और 15 कैल्शियम होता है कितना बच्चा 30 लीटर। मान लीजिए वो बाथ टब 30 लीटर का होगा, तो ये 10 3 30, ये 3 लीटर भरेगा और ये कितना भरेगा 2 लीटर भरेगा। क्या क्लियर है ना। अच्छा ये बताइए, अगर ये 3 भरेगा ये 2 भरेगा, तो ये बताइए उसने दोनों को खोल के चला गया वो दोनों को, ये बताइए दोनों मिलकर कितना भरेंगे भैया, दोनों मिलकर भरेंगे 5 लीटर। अगर दोनों मिलकर भर रहे हैं, अगर दोनों मिलकर भर रहे हैं 5 लीटर, समझिए ठीक है ना, अगर दोनों मिलकर भर रहे हैं 5 लीटर, तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगना चाहिए था, 30 लीटर भरने में समय लगना चाहिए था 6 मिनट का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यही तो कह रहा है ना। वो दोनों को खोल के चला गया और इतने समय बाद लौटा जब टंकी बाथ टब को भर जाना चाहिए था। इसका मतलब वो 6 मिनट बाद लौटा, 6 मिनट बाद लौटा तो भर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, तीसरा नल भी खुला था, वो खाली कर रहा था और उसको उसने बंद कर दिया। अब जो है 4 मिनट और लगा है, 4 मिनट का समय और लगा। तो अच्छा ये बताओ, 4 मिनट का समय और लगा है, तो जब तीसरा बंद कर दिया गया तो दोनों ने 4 मिनट तक और भरा है। ये बताइए अगर ये दोनों 4 मिनट तक भरे, अगर ये दोनों 4 मिनट तक भरे तो कितना भर सकते हैं, देखो 3 तो कितना भर सकते हैं, 1 मिनट में ये भर सकते हैं 5, 1 मिनट कितना भर सकते हैं 5।
अगर ये 4 मिनट लास्ट में भरेंगे तो इसका मतलब 5 चौके 20 लीटर ये लोग लास्ट में भरे। समझ में आया कि नहीं यार? कितना भरे बच्चा? 20 लीटर लास्ट में भरे हैं, यही ना? 20 लीटर लास्ट में भरे हैं, तो इसके पहले कितना भरा रहा होगा जब तीनों चल रहे थे? जब तीनों चल रहे थे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भरा था कितना? 30 लीटर का टैंक है, लास्ट में 20 लीटर भरे हैं, इसका मतलब इसके पहले सिर्फ 10 लीटर ही तो भरा था। क्यों? इसके पहले सिर्फ कितना भरा गया था? सिर्फ 10 लीटर भरा गया था। कितने समय में बताओ भैया? 10 लीटर भरा गया था ना? 10 लीटर भरा गया तो कितने समय बच्चा बताओ जरा? 10 ही लीटर भरा गया तो खाली कितना कर दिया गया था? कितना खाली किया गया था? 20 लीटर तो खाली हुआ था। क्या कह रहे इसमें? पूछ क्या रहा भैया? तो बताइए कि निकास पाइप अकेला भरे हुए बाथ टब को कितने समय में खाली कर सकता? अच्छा बताओ, लास्ट में 20 लीटर भरा, इसका मतलब पहले 10 लीटर भरा, तो खाली कितना हुआ? खाली हुआ है 20 लीटर खाली हुआ, तो 10 लीटर शुरू में भरा था, तो खाली कितना हुआ? 20 लीटर खाली हुआ। कितने समय में? कितने समय में? 6 मिनट में। 6 मिनट में 20 लीटर खाली हुआ, ये तो कह रहा है ना? तो हमको खाली कितना कराना है? 6 मिनट में 20 लीटर खाली हो रहा है, तो हमको खाली कितना कराना है? 30 लीटर खाली कराना है। तो 20 लीटर खाली होने में 6 मिनट लगता है, तो 30 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? जस्ट 20 डेढ़े 30 हो गया, तो 6 डेढ़े कितना हो जाएगा? 9 मिनट। 9 मिनट लगेगा यदि वह खाली करेगा, खाली करने वाला तो 9 मिनट। क्योंकि पहले समझिए, ये भर सकते हैं 5 लीटर, ये कहा गया कि 5 लीटर भर सकते हैं, इतने समय बाद आया कि जब भर जाना चाहिए, तो कितने समय भर जाना चाहिए था? 6 मिनट भर जाना चाहिए, तो 6 मिनट बाद आया तो देखा तीसरा भी खुला, तो उसने तुरंत बंद कर दिया, तो 4 मिनट और लगा, यानी इन लोगों ने 4 मिनट तक और भरा होगा, तब कितना भरे होंगे? 20 ही लीटर भर, 20 लीटर लास्ट में भरे। इसका मतलब इसके पहले जब तीनों चालू थे 10 लीटर भरा गया होगा, जब तीनों चालू थे 10 लीटर भरा गया था, तो खाली कितना हुआ रहा होगा? 20 लीटर, क्योंकि 30 लीटर की टंकी 20 खाली हुआ होगा कितने समय में? इसी 6 मिनट में। 6 मिनट में 20 लीटर खाली हो रहा है, तो 30 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? 30 लीटर खाली होने में 30 लीटर खाली होने में कितना समय? 20 डेढ़े, ये 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना समय भी तो लगेगा। 6 डेढ़े 9 मिनट में खाली हो जाएगा, 9 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए देखें आज का अगला प्रश्न। चलिए देखो बच्चा, कुछ प्रश्न हो सकते हैं थोड़ा सा देखने में बड़े होंगे, लेंदी है, थोड़ा देखने में लेंदी है, हाँ बस आपको समझना है ना? क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं कि छोटे छोटे प्रश्न हो, कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, उसको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना? अब जैसे इस प्रश्न देखो दिया है, इसमें देखो दिया है 20 आदमी एक काम 18 दिन में कर सकते हैं। भैया 20 आदमियों के लिए 18 दिन का काम था, हुआ क्या? 3 दिन, इन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, इन्होंने 3 दिन तक काम किया भी, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। अब जरा बताओ, 20 आदमियों के लिए 18 दिन का काम था, 3 दिन तक कर लिए हैं, इसका मतलब 20 आदमियों के लिए 15 दिन का काम बचा हुआ था। M1 D1, 20 आदमियों के लिए 15 दिन का काम बचा था, 5 आदमी शामिल हो गए, अब आदमी कितने? 25 आदमी, कितना दिन लगेगा? यही आपसे पूछा है, काम कितने और दिनों में पूरा हो जाएगा? कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 5 3 15, 5 25, 5 चौके 20, 4 3 12, कितना दिन लगेगा भैया? 12 दिन लगेगा। क्योंकि आदमी की संख्या ज्यादा होगी तो दिनों की संख्या कम होगी भैया, मैन पावर ज्यादा हो गई तो लगने वाला समय कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भैया। इसमें दे रखा है, इसमें दिया है करड़ी में 0.4 गुड़े 0.4 गुड़े ए बराबर 0.004 गुड़े 0.4 गुड़े रूट बी, तो पूछा ए बटे बी का मान क्या होगा? आपको पता होगा करड़ी में यदि किसी का जोड़ा बन जाता है, करड़ी में किसी का जोड़ा बन जाता है तो बाहर एक ही आता है, इसका मतलब इसमें करड़ी में इनका जोड़ा बना है तो ये एक ठू बाहर हो जाएगा बिल्कुल, बस
दो ठू है, एक ठू बचेगा, कड़ी हट जाएगी, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है तो इसके ऊपर कड़ी बनी रहेगी। इसमें लिखा है 0.004 गुणे में 0.4 गुणे में रूट बी। पूछा है आपसे ए बटे बी, इन भाई साहब को उधर भेजो, इनको इधर लाओ। ये हो गया रूट ए अपान रूट बी बराबर हो गया 0.004 गुणे 0.4 बटे में हो गया 0.4। यही तो हुआ ना बच्चा। जब यही हो गया है, देखो ये आपका खत्म हो गया। इसको हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव यदि इसको हम हटा दें तो आएगा बटे में 3 जीरो यानी 1000। 1000 का मतलब हो गया, लिखेंगे 4 बटे में 10 की घात में 3। क्या क्लियर है ना? अब क्या करें, पूछा है आपसे ए बटे बी यानी इसमें से कड़ी हटाना है, तो दोनों को वर्ग कर देते हैं। दोनों को वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ए बटे बी, कड़ी हट गई, और ये हो जाएगा 16 बटे 10 की घात। ये घातों घात स्क्वायर हो जाएगा जब ये, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। यानी इसको हम और सरल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे में, ये घात धनात्मक है, इसको अंश में ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक हो गई 10 की पावर -6। इस प्रश्न का आंसर हो गया 16 गुणे 10 की घात -6। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलें देखें हम लोग, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपया अधिक मिल जाता है। बताओ भैया उसकी मूल कीमत क्या हो गई? उसकी मूल कीमत कोई मान लीजिए उसकी मूल कीमत रही होगी बच्चा 100। छूट पर खरीदी उसने, खरीदा कितने भैया? खरीदा है 25% छूट यानी 75 में खरीदा। अब खरीदने के बाद उसको उसने बेच दिया। कैसे बेच दिया बच्चा? जितने में खरीदा था, खरीदे उसके 140% पर बेच दिया। 75 में खरीदा था, उसके 140% बेच दिया, तो 140% होता कितना है? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 यानी 35 तिहाई 105 में बेच दिया। तो ये बताइए 140% पर उसे बेच दिया तो उसे मूल कीमत से 40 रुपया ज्यादा मिला। बताओ बच्चा इसमें कितना ज्यादा मिल रहा है? इसमें कितना ज्यादा मिला भैया? इसमें मिल रहा 30 रुपया। तो 30 अनुपात कितना भैया? 30 का मान बराबर किसके? 40 के। एक का मान बराबर हो जाएगा 4/3 के। पूछा क्या है? घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी? घड़ी खरीदने की कीमत यानी पहले मूल कीमत पता करिए। तो ये बताओ मूल कीमत क्या है? मूल कीमत उसकी भैया, मूल कीमत उसकी 100 है। एक का मान 4/3 तो 100 का मान हो गया 100 गुणे 4/3। ये तो हो गया उसकी मूल कीमत। पूछा खरीदी कितने में? 25% छूट यानी 75% में खरीदी है। तो आपसे सरल करेंगे 100 से 100 खत्म, 3 से काटेंगे 25, 12 में 25 चौके 100। खरीदी कितनी में है? 100 रुपए में, सॉरी 100 से 100 खत्म, 3 से काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100। क्या पूछ रहा भैया? कहीं गलती हो रही है क्या? अच्छा हो, इसमें गलती एक चीज हो गई, ध्यान नहीं दिए भैया। उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपया अधिक मिला जी। अब इसमें समझो यार, मूल कीमत से 40% ज्यादा मिला भैया, यही तो गलती हो रही है। मूल कीमत से, मूल कीमत कितना है? मूल कीमत 100 है और मिला कितना था? 105। इनका अंतर कितना है? 5 का। 5 का मान बराबर किसके? 40 के। तो 5 8 40। एक का मान किसके बराबर? 8 के बराबर हो गया। पूछा कितना है? एक का मान 8 के बराबर, तो ये 8 का 100 में इसकी मूल कीमत निकल गई 800। एक का मान 8 के तो 100 का मान 800। पूछा क्या है? कितने में खरीदा था? तो 25% छूट में, यानी खरीदा था कितने भैया? खरीदा था 800 के, 25% छूट यानी 75% में। सरल किए तो 75 दूनी 150 यानी आ गया 600 रुपया में खरीदा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 600 में खरीदा गया था।
ठीक है ना। हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, मूल कीमत हमने माना 100, खरीदा 75 में, हमने बेचा कैसे 40%, 140% पर बेचा, तो 140% यानी 105 में बेचा। तो कह रहा मूल कीमत से 40 ज्यादा मिले ना, तो मूल कीमत 100 से 40 ज्यादा भैया। इसमें कितना ज्यादा, 5, 5 का मान 40 को 1 मान 8, तो 100 का मान हो गया 8, तो ये मूल कीमत। खरीदा 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट यानी 75% मान निकाल लेते हैं, 600 रुपये में खरीदा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है 126 बटे 39, 126 बटे 39। जब हम इसको सरल करेंगे, देखो इसका सरलीकरण है, यहाँ पे दे रखा भाग है, यदि हम भाग को गुणा कर दें, यदि हम भाग को क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 126 बटे 39 गुणे में ब्रैकेट के अंदर 78 बटे 14। इस भाग को यदि हम गुणा कर दें तो अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, -45 बटे 9 रहेगा। अब इसको काटेंगे तो 13 से काटेंगे, 13 छंग 78 और 7 दूनी 14, 7 13 91, 13 से 91, 2 तिहाई 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 126 बटे 39 गुणे में आएगा 13 तिया 39 -45 बटे में 9, 39 39 खत्म हो गया, आया 126 माइनस 49 बटे में 9। अब इसको सरल करेंगे तो 126, यही ना, चलें सरल करें, 126 का किसमें कर भैया, 126 माइनस 49 बटे 9, सॉरी 45 बटे 9 भैया। अच्छा ये 45 बटे 9 है, तो कोई बात नहीं, 45 बटे 9 तो इसको यही काट देते हैं ना, क्या दिक्कत है, 9 बचे 45, 126 में से 5 घटा देते हैं, 121 आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर 121, 121। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दिया है, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 126 है, यदि पहली और तीसरी का अनुपात 3:7। देखो भैया दिया है, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है 3:7, 3:7, और किसका दिया है, दूसरी और तीसरी का दे रखा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 4:7। एक चीज आप समझिए, तो पूछा है दूसरी संख्या, जब कभी ऐसा दे, पहली तीसरी का दिया, दूसरी तीसरी का अलग अलग अनुपात में दे, तो पहले इसको इकट्ठा सम्मिलित अनुपात बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखो पहली का मान 3 है, यहाँ दूसरी का मान 4 है, यहाँ तीसरी का मान 7 है, यहाँ भी तीसरी का मान 7 है। जब ऐसे कॉमन मिल जाए तो ऐसे यहाँ बगल में मिला के रख लो, क्या दिक्कत है। पहली का मान 3, यहाँ भी तीसरी का मान 7, यहाँ भी तीसरी का मान 7, तो इसमें जब 7 हो जाएगा तो दूसरी का मान क्या हो जाएगा बच्चे, 4 अपने आप हो जाएगा, इसमें लगाना ही नहीं है, तीसरी का मान होना चाहिए, क्योंकि पहली तीसरी का 3 7 होना चाहिए और दूसरी चौथी का, दूसरी तीसरी का 4 7 होना चाहिए, जो कि मौके पे है। अब क्या दिक्कत है, इसमें बांट दो, 7 4 11 3 14, 14 में पूछा किसका, दूसरी संख्या, 14 में दूसरी है कितना, 14 में 4 है, 126 में क्या होगा, बस निकाल लो, कितने से कटेगा, 14 नवैया और 9 चौके 36, आपका आंसर हो गया 36, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। देखो आज की क्लास में कुछ प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग थे, बड़े थे, पर उसके लिए आप घबराइए नहीं, कोशिश करिए, आप लगे रहिए, बड़े प्रश्न देख के छोड़ा नहीं करते, बस थोड़ा सा कोशिश आपको करना है, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसको कोशिश करिए, कोशिश करिए कि प्रश्न छूटने न पाए। थोड़ा सा आप जल्दी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ उत्तर देना रहेगा, तो आप कैलकुलेशन थोड़ा तेज करेंगे तो शायद आपका टाइम बच सकता है, जो दूसरे प्रश्नों के लिए सही रहेगा। तो चले आज के लिए फिर हम लोग बस करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल की अगली क्लास में। तो आज के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।